वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। सरकार के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि सरकार क्या है, कैसे काम करती है, किस स्तर पर कौन सी सरकार होती है और कितने टाइप्स की होती है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर की। इस चैप्टर में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्या का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार भी शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता, आइए इसे जानने के लिए दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले माया की कहानी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है दक्षिण अफ्रीका। ये लोकेशन आप देख सकते हो, ये है हमारा भारत। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मतलब गोरे, अश्वेत काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे कि भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर, जिसको स्क्रैप बुक कहते हैं, मिला। अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब होता था त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के पास आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को खेती करने के लिए सबसे घटिया जमीन दी जाती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। देखिए, ये जो जुलू है, ये इसका जिक्र मिलेगा आपको सीटेट के क्वेश्चंस में। ठीक है, जब करेंगे क्वेश्चंस तब पता चलेगा आपको, तो एक एक बात अच्छे से सीखते चलेगा। तो वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। वह 16 जून 1976 की घटना है। तो जब ये इस बात का प्रदर्शन कर रहे थे स्कूली विद्यार्थी, तो ये कब की बात है? ये 16 जून 1976 की घटना है। ठीक है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में इन्होंने सफलता मिली और दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से ये सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। तो यहाँ पर आपको इतना पता चल गया कि जो दक्षिण अफ्रीका था वो 1994 से पहले क्या बटा हुआ था, श्वेत और अश्वेत इस तरह के लोगों में। और वहाँ पर जैसे
छुआछूत होती है, इस तरीके की इनके साथ व्यवहार किया जाता था। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। ये प्रतिनिधित्व ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत की इस अवधि को 5 वर्ष, भारत में यह अवधि कितनी है? 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने पर सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी होती है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब भागीदारी के अन्य तरीके कौन कौन से हो सकते हैं व्यक्तियों के? 5 वर्ष, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतंत्र सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और कई तरीके हो सकते हैं और कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और अपनी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय से बचने में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। किसको? सरकार को माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए हुए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार थे। तो यही होता है लोकतंत्र। अगर व्यक्तियों के फेवर में अगर कोई कानून नहीं बनता है या फिर ऐसा कोई नियम बना दिया जाता है जो कि लोगों को पसंद नहीं आता है, जैसे बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए, तो लोग प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के दिए गए इस किसी भी फैसले का। अगर उनको पसंद नहीं है तो ठीक है, उनका विरोध भी किया जा सकता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और जो न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। ठीक है, ये एक कटिंग है, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हो, ये आप बाद में पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद है अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इस आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं तो देश को कैसे चलाया जाता है, उसे देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे और गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं, वे किस मुद्दे का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह जानने में, समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। जो उन्होंने नियम कानून बनाए हैं वो जनता के फेवर में है या फिर उनके विपरीत हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि विवादों का समाधान कैसे होता है। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों और समस्याओं का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। अब ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर है कि विवाद तब उभरता है जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब लोग
जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। अगर कोई व्यक्ति, अगर जनता में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हुआ है तो सरकार को ये जानना होगा, समझना होगा कि क्यों, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रही है जनता, क्या उनकी मांगे हैं, जो हम नियम कानून बना रहे हैं क्या उनके लिए, उनके फेवर में है या नहीं। अगर वो धरना प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो उनका समाधान क्या है, इसके बारे में भी सरकार को पता होना चाहिए। उसके बाद है, आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें, यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। तो यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस विवाद को रोके, जो जुलूस निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति ना हो कि जो लोग हैं आपस में ही ना टकराव उनमें हो जाए, कहीं आपस में ही वो मारापीटी ना कर ले। इसलिए पुलिस की ड्यूटी होती है कि दोनों को आपस में बिठाए और उनसे समाधान कैसे निकले इस बारे में चर्चा करें। ठीक है, आप यहाँ पर ये जो बुक्स हैं आप यहाँ पर इनको पढ़ लेना जब आप बुक पढ़ोगे। ठीक है, नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कई नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपका जो पैराग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कई नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदियाँ गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। तो नदियों का पानी विवाद का कारण यहाँ पर बन जाता है, जहाँ पर एक जो नदी होती है जो एक से अधिक राज्यों में अगर होकर बहती है तो इसलिए उनका जो पानी है उसके बंटवारे को लेकर भी विवाद खड़ा हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु में मैटूर बांध में भरे हुए इसी जल के पानी से राज्य में डेल्टाई क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो ये है हमारी कावेरी नदी, जो कि 2 राज्यों के बीच से होकर बहती है। एक तो है कर्नाटक, एक है तमिलनाडु। ठीक है, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बना हुआ है। तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तब भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे जो है विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का बंटवारा जो है वो सही से हो सके। उसके बाद है समानता और न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि किसी नियम कानून को लेकर ही बंटवारा हो, मतलब विवाद उत्पन्न हो जाए लोगों के बीच में, जनता के बीच में। यहाँ पर देखिए जो नेचर है उसको लेकर भी लोगों के बीच में या फिर दो राज्यों के बीच में भी विवाद उत्पन्न हो चुका है। विवाद है एक नदी के पानी को लेकर, पानी का जो बंटवारा है उसको लेकर। ठीक है, तो जो नेचुरल है उसको भी लेकर यहाँ पर बंटवारे जो विवाद है वो उत्पन्न हो चुका है। तो इसमें भी सरकार की बहुत अहम भूमिका होती है कि सरकार का जो रोल है, सरकार का जो कर्तव्य है, उस विवाद को निपटाने के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए वो उस समस्या का समाधान कैसे करती है सरकार, ये भी देखना होगा। ठीक है, तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक
तक दलित लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में एक आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि लड़कों को दिया जाता है। यह धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियों के साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। इससे क्या होगा, ये प्रावधान क्यों किया गया है, ताकि जो परिवार सिर्फ अपने लड़कों को भेजते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए और लड़कियों को इसलिए नहीं भेजते कि उनकी फ़ीस पर खर्चा आएगा, इसलिए सरकार ने लड़कियों पर लगने वाली जो फ़ीस है उसको ही कम कर दिया या फिर ख़त्म कर दिया है, ताकि जो परिवार हैं वो अपनी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए स्कूल में भेजें, सिर्फ किसी फ़ीस को लेकर ही उनको घर में ना बैठाएं। ठीक है, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। तो ये था, इसमें मोस्टली जो आपका बनता है यहाँ पर छुआछूत का बनता है। जो माया की कहानी है यहाँ से क्वेश्चंस आपका सीटेट में आया हुआ है। जो जुलू था, जो भाषा थी एक, उसके बारे में सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चंस। उसके बाद ये जो नदी आप यहाँ पर देख रहे हो, कावेरी नदी, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण बनी हुई है। पता नहीं कब से बनी हुई है, आज तक इसका जो समाधान है वो नहीं निकला है। तो ये भी, यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस सीटेट में आया हुआ है। ये पॉलिटिकल का भी क्वेश्चंस है और ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यही था आज का चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का छोटा सा। 2-3 क्वेश्चंस ही बनते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं या जो बने हैं अब तक सीटेट में, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए बने रहिए चैनल के साथ। अब वीडियो आएंगे आपकी लगातार, क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, वीडियो बनाने की इतनी जो है हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं आ रही थी। लेकिन अब कंटिन्यू आएंगी। आपकी जो NCERT बुक की जो बुक है वो मैं जल्द ही कंप्लीट करा दूँगी। और इसके साथ साथ जो आपके पेडागोजी की क्वेश्चंस हैं वो भी मैं साथ साथ करा दूंगी, और जो भी आपके NCERT से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी साथ साथ करा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।